बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने खानदान की सबसे चालाक औरत थी। मेरी 7 बहुएं थी और सातों मेरी खिदमत करती थी, क्योंकि मैंने अपनी हर बहू को कीमती मोती दे रखा था और कहा था कि जो मेरी सबसे ज्यादा खिदमत करेगी इसको ये कीमती मोती मिलेगा। इस कीमती मोती की कीमत लाखों रुपए में थी। मेरी सबसे छोटी बहू अनपढ़ और लालची थी। रोज मेरे लिए दूध गर्म करके लाती। एक दिन मैंने तबीयत खराबी की वजह से दूध ना पिया और इसकी बेटी को पिला दिया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक, मेरा नाम अफशा है। अपने नाम की तरह खूबसूरत तो इतनी नहीं थी, मगर काफी ज़हीन थी। बचपन से ही मैं काफी तेज दिमाग और शातिर जहन रखने वाली थी। अपना फायदा जहाँ मुझे नजर आता वहां से मैं लाजमी हासिल करती, इसके लिए चाहे दूसरों को नुकसान ही क्यों ना होता। मेरे चाचा जाद बहन के लिए जागीरदारों का रिश्ता आया, मगर मैंने ऐसा चक्कर चलाया कि इन लोगों ने मेरे कजन की बजाय अपने बेटे की शादी मुझसे करवा दी। मैंने अपना हक मेहर भी अच्छा खासा रखवाया था। शादी से पहले भी मेरी जहानत और अक्लमंदी खानदान भर में मशहूर थी। वो शादी के बाद भी सभी ससुराल वाले मेरी अक्लमंदी के कायल हो गए थे। हर काम मुझसे पूछ के किया करते। मैंने चालाकी और अक्लमंदी से सारी उम्र ससुराल वालों को काबू में कर रखा था। मेरे मशवरे के बगैर मेरी सास कोई काम ना किया करती। अपनी नंदों की शादी मैंने ऐसे लड़कों से की थी जो बाहर के मुल्क में होते। मेरी सास मेरा शुक्रिया अदा करती। मैंने इसकी बेटियों का रिश्ता बहुत अच्छी जगह करवाया था, जबकि मैं सिर्फ ये चाहती थी कि वो यहाँ से जितना दूर रहें वो उतना ही अच्छा होगा। मेरे कदम तब ही सही से जम सकते थे। मेरे शोहर का कोई भाई नहीं था, इसलिए मेरे लिए कोई मसला भी नहीं हुआ। शादी के बाद मेरे 7 बेटे और 3 बेटियां हुई। मेरी बेटियों की शादी की बारी आई तो पूरे खानदान से रिश्ते आए। एक से बढ़कर एक रिश्ता आया, किसी डॉक्टर का, वकील का, बिजनेसमैन का, मगर मैंने किसी का रिश्ता अपनी बेटियों के लिए कबूल नहीं किया। अपने से कम हैसियत लोगों में बेटियों की शादियों की, ताकि सारी उम्र ससुराल वाले इनसे दबके रहें और मेरी बेटियां राज करें। ये राज बड़े खानदान वाली बहू को दबा के रखती थे। इसलिए मेरी ये सोच थी कि छोटे लोगों में बेटी को ट्रक भर के जहेज देकर भेजूंगी तो वो मेरी बेटी के इशारों पर चलेंगे, और ऐसा हुआ भी था। मेरी बेटियां मेरी तरह अपने घरों में राज कर रही थी। मेरी छोटी बेटी किसी को पसंद करती थी। इसने मुझे साफ कह दिया था कि मैं शादी करूंगी तो अपनी पसंद से, वरना या तो घर से भाग जाऊंगी या जहर खा लूंगी। मेरे शोहर ने कहा कि बेटी की जिंदगी है, इसे इसकी मर्जी का फैसला करने दो, मगर मुझे ये मंजूर नहीं था। इस मौके पर मैंने दिमाग लड़ाया और बेटी से कहा कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी शादी इस लड़के से कर दूंगी। बेटी खुश हो गई, लेकिन वो नहीं जानती थी कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने इस लड़के को हाँ तो कर दी, मगर मैं प्लानिंग कर रही थी कि कैसे इस लड़के से अपनी बेटी की जान छुड़ा सकूं। लड़का मुझे पसंद नहीं था और बेटी इसके बगैर रह नहीं सकती थी, इसलिए बहुत सोच समझकर मैंने एक रास्ता निकाला। मैंने एक लड़की को कुछ पैसे देकर इस लड़के के पीछे लगा दिया और दोनों की तस्वीर खींचवा कर अपनी बेटी को भिजवा दी। मेरी बेटी को यकीन ना आया तो मैंने इस लड़की को भी घर बुला लिया, जिसने आकर बयान दिया कि वो इस लड़की की बीवी है। जाहिर है ये सब देखने और सुनने के बाद मेरी बेटी ने इस लड़के से ताल्लुक तोड़ लिया और मेरी कही हुई जगह पर शादी कर ली। यूं मैं अपनी अक्लमंदी से बहुत से बिगड़े मामलात को सुलझा लिया करती। जब बेटों की शादी की बारी आई तो बड़े बड़े अमीर घरानों से रिश्ते आए, मगर मैंने सबको इनकार कर दिया। मैं अपनी बेटों की शादी गरीब लड़कियों से करना चाहती थी, ताकि वो मेरे बस में रहे। हम लोग जागीरदार हैं, इसलिए बड़ी अच्छी लड़कियों के रिश्ते मेरी बेटों के लिए भी आए, मगर मैंने सबको मना कर दिया। मैं भला कब ये चाहती थी कि कोई पढ़ी लिखी और मॉडर्न बहू आए और मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर दे। इसलिए बेटों की शादी कम पढ़ी लिखी और गरीब घरानों में करने का सोच रखा था। मेरे बेटे बहुत सआदतमंद हैं और मुझे पूरी उम्मीद थी। बड़े बेटे ने तो चुपचाप वही शादी कर ली जहां मैंने कहा था। हाँ, तीसरे नंबर वाले रिहान ने परेशानी खड़ी की। वो अपने क्लास फेलो से शादी करना चाहता था। वो लड़की किसी सियासतदान की बेटी थी और वो लोग हमसे कहीं गुना ज्यादा अमीर थे। अगर मेरे बेटे की इस लड़की से शादी हो जाती तो वह यकीनन मेरे बेटे को लेकर यहाँ से कहीं और चली जाती, क्योंकि मैं जानती थी कि शहरी लड़कियां गांव में नहीं टिक सकती। वो वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मेरी कोई चाल भी कोई काम नहीं आ रही थी। बेटा जिद पर अड़ गया था कि शादी करूंगा तो इसी लड़की से, वरना जान दे दूंगा। मैंने बहुत तदबीरें की,
मगर कोई फायदा ना हुआ। आखिर मैंने एक बड़ा रिस्क लेने का फैसला किया। मैंने रिश्ता तय कर दिया। मेरा बेटा बहुत खुश था, मगर मैंने तो कोई और ही प्लान बना लिया। मैंने इस लड़की के बाप तक ये गलत खबरें पहुंचा दी कि मेरा बेटा नशा करता है, लड़कियों के साथ ताल्लुक रखता है। नतीजा वही हुआ जो होना चाहिए था। इस लड़की का बाप खुद हमारे घर आकर रिश्ता तोड़ गया और अपनी बेटी को इसने बाहर भेज दिया। यूं मैंने अपनी दानिशमंदी से ये मरहला भी पार कर लिया। कुछ ही अरसे बाद इसकी शादी मैंने अपनी पसंद की लड़की से करवा दी। छोटे 4 बेटों ने भी बहुत कोशिश की, मगर मैंने किसी एक की ना चलने दी और 7वीं बहू अपनी मर्जी से लेकर आई। मेरी सबसे छोटी बहू तो चिट्टी अनपढ़ थी, क्योंकि मेरा छोटा बेटा ऐसा था कि बड़ी जल्दी बातों में आ जाता था। इसलिए इसकी बहू मैं अनपढ़ और बेवकूफ सिलाई थी, जो मेरे बेटे को मेरे खिलाफ ना कर सके। वह ऐसी लड़की थी जो मेरे इशारों पे चलती थी। मैं रात को दिन कहती तो इसकी रात कहने की जुर्रत ना होती, वो दिन ही कहा करती। मैंने अपने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने बहू के सुपुर्द कर दी थी। बहुएं मेरी खिदमत किया करती, मगर मैं जानती थी कि वो दिल से नहीं करती थी, बल्कि डर से किया करती है। फिर मैंने एक तरकीब सूझी। एक दिन मैंने अपनी सब बहुओं को बुलाया और सबको एक एक कोयला दिया। वो सब बहुत हैरान हुई कि मैंने इनको ये कोयला क्यों दिया। मैंने सबको मुखातिब करके कहा कि तुम में से जो मेरी सबसे ज्यादा खिदमत करेगी, इसके कोयले से हीरा निकलेगा। ये बहुत खास कोयला है, हमारे पीर बाबा ने भिजवाए हैं, इसलिए नेक नियति से जो इसको घर और मुझे संभालेगी, इसके कोयले से बहुत ही बेशबहा कीमत हीरा निकलेगा। मेरी बहुएं सुनकर बहुत खुश हुई और अपना अपना कोयला संभाल के रख दिया। अब वो सब हीरे की लालच में मेरी ज्यादा खिदमत करने लगी। एक बहू सारे घर की सफाया कर रही थी, तो एक खाना पका रही होती है और एक बर्तन धो रही होती है और कोई कपड़े धोकर इस्त्री कर रही होती है। जब भी गांव की कोई औरत आती और मेरी बहुओं को काम में लगा देखती तो रश्क किया करती और मुझे कहती, अकलमंदी हो तो तुम्हारे जैसी, तुम जैसी सास कहाँ मिलती है जो वो बहुओं पर भी जुल्म नहीं करती और इनसे सारे काम भी निकलवा लेती हैं। मेरी सारी बहुएं माँ जी करते मेरे आगे पीछे घुमा करती, मेरे सारे काम अपने हाथों से करती। खास करके छोटी बहू तो सबसे बढ़कर मेरे आस पास घुमा करती। जैसे ही मुझे किसी चीज की जरूरत होती तो फौरन ले आती। मेरे सारे काम उसने अपने जिम्मे ले रखे थे। मेरे कपड़े भी वही धोया करती और इस्त्री भी वही कर। एक बार मेरे घर एक दूर की रिश्तेदार आई हुई थी। इससे बात करते हुए एकदम मेरे सर में दर्द शुरू हो गई। मैंने छोटी बहू जिसका नाम अजरा था और मैंने आवाज देकर कहा कि मुझे सर दर्द की गोली ला कर दो। अजरा भागती हुई आई, गोली के साथ चाय भी बना लाई और मेरे सर भी दुबाने लगी। मेरे रिश्तेदार निहायत हैरान हुए। इसे ये दाबादारी और फरमाबिदारी झूठ लगी और वो मुझसे कहने लगी कि कोई बहू अच्छी नहीं हो सकती, इन पर नजर रखो, ये ना हो कि लापरवाही में तुम अपनी हुकूमत ही गिरा लो। मैंने सोचा भला मैंने इतना पक्का काम किया है, भला मेरी हुकूमत कैसे गिर सकती है। मेरी बहू में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मेरे फैसले के खिलाफ जा सकती। आंख तक उठाने की तो इनको जुर्रत नहीं। मैंने इस दिन खुश होकर अपनी छोटी बहू के कोयले में एक चमकता हुआ मोती रख दिया, जिसको पाकर वो बहुत खुश हुई और पहले से ज्यादा लगन से मेरी खिदमत करने लगी। इसकी देखा देखी बाकी बड़े जोश व खरोश से काम करने लगी। अगले महीने मैंने एक मोती बड़ी बहू और एक मोती फिर से छोटी बहू के कोयले में रख दिया। छोटी बहू को तो अक्सर ही मोती दे दिया करती थी, बाकियों को कभी कभार दिया करती। सब मोती पाकर बहुत खुश हो जाया करती। वो बेवकूफ ये नहीं जानती थी कि मैं इनको हीरे की जगह सस्ता सा चमकता मोती दे दिया करती हूँ, जिसे वो हीरा समझ लिया करती हैं। मैं पागल थोड़ी थी जो इनको हीरों से नवाजती। मेरे दूसरे नंबर वाले बेटे को बाहर के मुमालिक से नौकरी की ऑफर आई तो वो चला गया। जाते ही इसने अपनी बीवी को बुलाने की कोशिश शुरू कर दी, मगर मैं कैसे अपनी बहू को जाने देती। हर बार मैं कोई ना कोई ऐसा बहाना बना दिया करती कि फिर यूं ही वक्त गुजर रहा था। इन दिनों मेरे शोहर भी बीमार रहने लगे। एक दिन इन्हें फालिज का अटैक हो गया। मुझे महसूस हो रहा था कि थोड़े ही दिन बचे हैं, इसलिए मैंने इनकी जायदाद के तमाम पेपर अपने नाम करवाकर दस्तखत करवा लिए। मैं नहीं चाहती थी कि बाप के मरते ही बेटे अपनी जायदाद लेकर मुझे छोड़ जाएं। मेरे नाम पर जायदाद और जागीर हो गई तो कोई मेरे सामने आंख भी नहीं उठा सकेगा। सब मुझसे दबकर रहेंगे और मेरे साथ रहेंगे। मेरे शोहर का इंतकाल हो गया।
बाप की दुनिया से जाते ही बेटों ने अपने हिस्से का मुतालबा कर दिया, मगर जब पता चला कि सब कुछ मेरे नाम है तो सब चुप करके बैठ गए। आहिस्ता आहिस्ता मेरी बड़ी बहू का रवैया बदलने लगा। अब उनके बच्चे हो गए थे तो उन सब का ध्यान ज्यादातर अपने बच्चों में ही लगा रहा। ऐसे में छोटी बहू अजरा ही थी जो आज भी पहले की तरह जी जान से मेरा ख्याल रख रही थी। सुबह मुझे चाय बनाकर देती और रात को सोने से पहले मेरे लिए दूध का गिलास लेकर आती। मुझे अब इसकी मुखलिसी पर किसी किस्म का कोई शक नहीं रहा। वो दिल से मेरी इज्जत और खिदमत किया करती। कभी कभार वो बाजार चली जाती तो मुझे कहकर दूसरी बहू से अपना काम करवाती। मैं महसूस कर रही थी कि मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ तो मेरा रोब और दबदबा भी खत्म होता जा रहा है। अब बेटे और बहुएं अपनी मर्जी से जिंदगी जी रहे थे। मेरे हुक्म की अब कोई परवाह नहीं थी। अजरा के सिवा सब ने पूछना छोड़ रखा था। एक दिन कुछ यूं हुआ कि मेरा हार मेरे कमरे से गुम हो गया। मैंने पूरा कमरा छान मारा लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। शाम को अजरा झिझकती हुई कमरे में आ गई। कहने लगी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ लेकिन मेरा नाम ना आए। मैंने झुकते हुए कहा कि कहो क्या बात है। कहने लगी कि आपका हार मैंने सोनिया भाभी की बेटी के पास देखा है। मुझे बहुत गुस्सा आया कि मेरी बड़ी बहू सोनिया ने अपनी बेटी के जरिए मेरे कमरे से हार चोरी करवाया। मैंने इसी वक्त सोनिया के कमरे की तलाशी ली और हंगामा मचा दिया। हार मुझे वहां से ही मिल गया। वो कस्में खाने लगी कि मुझे इल्म नहीं कि यह हार कहां से मेरे कमरे में आया, मगर मैंने इसे थप्पड़ दे मारा। मेरे बड़े बेटे को पता चला तो वो बजाय अपनी बीवी और बेटी को समझाने के इनका साथ देने लगा। मुझे गुस्सा आया तो मैंने इसे घर से निकाल दिया। दूसरी बहू का मियाँ तो होता ही बाहर था। इसने भी अपनी बेगम को अपने पास बाहर बुला लिया। एक रोज न जाने कैसे मेरे तीसरे बेटे को खबर हो गई कि मैंने इसकी शादी इसकी पसंद की लड़की से रुकवाने के लिए साजिश की थी। वो भी मुझसे नाराज हो गया। मेरी जिंदगी में एकदम इतनी परेशानियां आ गई कि मैं बौखला गई। मैंने सोचा मुझे अब कोई तरकीब लगाकर सब अपने हाथ में करना होगा। मैंने बीमार होने का नाटक किया। एक दिन अचानक मैं गिर गई। बेटा जो घर पर था मुझे अस्पताल ले गया। मैं बिल्कुल ठीक थी, मगर मैंने चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर को पैसे देकर कहा कि बाहर मेरे बेटों से कहो मुझे अटैक हुआ है और मुझे कोई परेशान ना करे। डॉक्टर ने मेरी बात मान ली और बाहर जाकर मेरी औलाद से यही कहा कि अब अगर कोई टेंशन दी तो जान जाने का भी खतरा हो सकता है। ये सुनकर मेरे नाराज बेटे की नाराजगी भी खत्म हो गई और मेरे बेटे दोबारा मेरी मुट्ठी में आ गए। सब पहले जैसा ठीक हो गया। मेरी दूसरी बहुएं अक्सर मुझसे अजरा की शिकायत करती कि वो वैसी नहीं है जैसे नजर आती है, मगर मुझे अजरा के सिवा किसी पर भरोसा नहीं था। अब मुझे पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां भी हो गई थी। ऐसे में सिर्फ वही मुझे संभाला करती। मैं जानती थी कि वो अजरा से जलती हैं, इसलिए ऐसा करती हैं। रोज मेरे लिए वो दूध लाया करती। एक दिन ऐसा ही हुआ जब मेरी छोटी बहू अजरा मेरे लिए दूध का गिलास लाई और मेरी मेज पर रख कर चली गई। मेरे मैदे में आज सुबह से दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने दूध नहीं पिया। अजरा की बेटी मेरी पोती जो 4 साल की थी मेरे कमरे में रोती हुई आई कि अम्मी ने दूध नहीं दिया, कहती हैं कि खत्म हो गया। मैंने इसको अपना दूध का गिलास दिया जिसे वो पीकर खुश होते हुए अपने कमरे में चली गई। अभी मुझे बिस्तर पे लेटे 2 मिनट भी नहीं हुए कि मुझे अजरा की चीखों की आवाज आई। मैं भागती हुई गई तो मेरी पोती उल्टियां कर रही थी। इसे हम फौरन हॉस्पिटल लेकर भागे। डॉक्टर ने चेक करके कहा कि बच्ची को जहर दिया गया है। अगर इसे इसी वक्त हॉस्पिटल ना लाते तो ये मर सकती थी। ये सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। इसने तो वो दूध पिया था जो मेरे लिए था, तो क्या वो जहर मेरे लिए था? लेकिन दूध तो रोज अजरा लाया करती थी, तो क्या ये सब अजरा ने किया था? मेरा दिल तो नहीं मान रहा था, मगर सारे सबूत उसी तरफ इशारा कर रहे थे। ये सारा काम इसी का है। अजरा को जब सारी बात पता चली तो वो अपनी बेटी की कसम खाकर कहने लगी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझ पर इल्जाम मत लगाएं। मेरी मिन्नतें करने लगी, मगर दिल ऐसा खटा हो चुका था। मैंने इसे घर से निकाल दिया और घर के पीछे सर्वेंट क्वार्टर में बंद कर दिया। मेरी दूसरी बहुएं अजरा के बारे में ठीक ही कहा करती थी, मगर मैं ही पागल थी जिसने यकीन नहीं किया। अब मैं मुतमईन हो गई थी कि मेरी जान लेने वाली इस घर में नहीं है। ये चंद दिनों की ही बात थी। मैं दोपहर का खाना खा रही थी कि मुझे यकदम उल्टियां आने लगी। मेरी बहुएं अपने कमरे में थी। मैं बहुत चीखी, मगर किसी को मेरी आवाज सुनाई नहीं दी। तो माली बाबा ने देखा तो शोर मचाते मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने जो बात कही इसे सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। इसने कहा कि आपको जहर दिया गया है। ये सुनकर मेरे होश व हवास गुम हो गए। अजरा को तो मैंने कमरे में कैद किया हुआ था, फिर किसने ये हरकत? अगर इसने नहीं तो किसने की?
की थी। मैं डर गई थी, मेरे ही घर में कौन मेरा दुश्मन हो गया था। इससे अब किसी पर भी इतबार नहीं रहा, ना बहू पे ना किसी बेटे पर। मुलाजमों को भी मैंने घर वाले हिस्से से दूर कर दिया। मैंने अपने लिए एक नई मुलाजमा रख ली थी, वो न जाने वो कैसी अजीब मिजाज की थी। मेरे अलावा बाकी सब घर वालों के काम निपटाया करती थी। मैंने इससे कई बार झड़क कर अपने काम करवाए। अब तो मुझे रात को सोते हुए भी डर लगा करता। मैं बहुत खौफजदा रहने लगी। उम्र के इस हिस्से में जाने कौन मेरी जान लेना चाहता था। सब यही कहते थे कि ये सब अजरा ही कर रही है। आखिर मैंने इस राज के तहत खुद ही पहुंचने का फैसला कर लिया। एक दिन मैंने अजरा को भी कैद से आजाद करवा दिया और सब बुलाकर ऐलान किया, अगर मैं बगैर किसी वजह के गैर तभी मौत मरी तो मेरी जागीर और प्रॉपर्टी गांव के लोगों में तकसीम कर दी जाएगी। लेकिन अगर मैं भली चंगी होकर अगले साल तक जिंदा रही तो मैं अपनी जायदाद तमाम बेटों में बांट दूंगी। ये खबर सुनकर मेरे बेटे और बहुएं खुश हो गई। मेरे बाहर के मुल्क में रहने वाला बेटा और बहू भी आ गए। वो जो बेटा घर छोड़कर गया था वो भी बीवी बच्चे समेत आ गया। मेरी उम्र 70 साल हो चुकी थी और मैंने अपनी हाजिरी दिमाग से अपने लिए एक साल की उम्र का इजाफा कर लिया। इसी एक साल में मुझे अपने दुश्मन का पता लगाना था। मुझे मालूम करना था कि वो कौन था जो नहीं चाहता था कि मैं जिंदा रहूं। मेरी बहुएं अब मेरे आगे पीछे फेरा करती थी, मुझे फल काट कर दिया करती और अच्छा परहेजी खाना खिलाती ताकि मैं अगले साल तक सेहतमंद हो जाऊं। लेकिन मैं नोट कर रही थी कि अजरा मुझसे दूर रहा करती है, मेरा कोई काम नहीं किया करती बल्कि अपने बच्चों के साथ ही लगी रहती है। इसने मेरी तरफ देखना और बुलाना भी छोड़ दिया था। कभी मुझे लगता था कि सारा खेल के पीछे अजरा ही है और कभी लगता है कि ये मेरा फहम बस बहुएं लेकिन मुझे इसके खिलाफ भड़काती थी, इसलिए मुझे बस इसी पर ज्यादा शक रहने लगा। मैंने अपने सारे बेटों और बहुओं पर नजर रखना शुरू कर दी, इनके आने जाने का ध्यान रखने लगी ताकि मालूम कर सकूं कि कौन क्या करता। फिर एक रोज मैंने अजरा को बाहर जाते हुए देखा तो नुकरानी को इसके पीछे दौड़ाया कि जाकर पता करो कि वो कहाँ गई है और क्या करने गई है। मुलाजमा ने आके बताया कि वो मेडिकल स्टोर पर कोई दवा खरीदने गई थी। मुझे शक हुआ कि कहीं वो फिर से जहर तो नहीं खरीदने चली गई। इस दिन मैंने रात का खाना ही नहीं खाया। मुझे डर था कि कहीं अजरा ने मेरे खाने में कुछ ना मिला दिया हो। लेकिन बाद में पता चला कि इसकी बेटी की तबीयत खराब थी, इस वजह से वो स्टोर तक गई थी। यूं ही डरते डरते मुझे 6 माह गुजर गए। मेरी बहुएं जायदाद की लालच में मेरा बहुत ख्याल रखने लगी थी, जिसकी वजह से अब मैं भली चंगी भी हो गई थी। एक दिन मैं अजरा को बात करते सुन लिया। मैं इसके कमरे के सामने गुजर रही थी कि देखा वो किसी से फोन पर बात कर रही हैं। अम्मा हर वक्त मुझ पे शक करती रहती हैं, मैं ये काम नहीं कर सकती। अब साल बाद ही होगा जो भी होगा, अभी मैं कुछ नहीं करूंगी। मुझे इसकी बातें सुनकर यकीन हो गया कि वही अब तक इस खेल के पीछे थी। मैंने इसे चुटिया से पकड़कर बाहर धक्का दिया और बोली कि नमक हराम, मैंने तुझे सारी जिंदगी सर पे बिठा के रखा और तूने ये सिला दिया, मेरे ही खिलाफ साजिशें कर रही हैं। इसे थप्पड़ मारने लगी थी कि इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, अम्मा बस, अब मैं तेरा और कोई जुल्म नहीं सहूंगी। अपने शोहर से बात कर रही थी, वो मुझे धोखे से तुमसे पेपर साइन करवाने का कह रहा था और मैं मना कर रही थी। लेकिन तुम्हें इतना बता दूं कि तुम्हारे सब बेटे तुमसे अपना हिस्सा दस्तखत करवा चुके हैं। अब बस इन सबको तुम्हारे हिस्से का लालच है जिसकी वजह से वो यहाँ है। और मैंने तुम्हें कुछ जहर नहीं दिया, वो बड़ी भाभी ने नौकरानी से कहकर दूध में और फिर बाद में खाने में मिलवाया था, क्योंकि तुमने इन पर चोरी का इल्जाम लगाया था और घर से निकाला था, इसलिए इन्होंने बदला लेना चाहा। मैंने एक दिन इनकी बात सुनी थी जो मुलाजमा को पैसे दे रही थी। मैं ये सब सुनकर दंग रह गई, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। यूं लग रहा था कि वो कोई झूठी कहानी सुना रही हो। भला वो ऐसे कैसे कर सकती थी। वो कहने लगी कि अम्मा, सारी उम्र तुम अपनी इस दौलत और जायदाद को सीने से लगा के रखती रही हो। तुम रखो अपनी दौलत अपने पास, मैं अपने शोहर और बच्चों के साथ यहाँ से जा रही हूँ। मेरे भाई ने 2 मुरब्बा जमीन मेरे नाम कर दी है, इसलिए अब तुम्हारी जमीन की कोई जरूरत नहीं। अजरा चली गई, मुझे इंतहाई तकलीफ हुई थी। ये सब सुनकर वो सब मुझे धोखे दे चुके थे। मुझे याद आया कि एक दिन बड़ी पोती मुझसे कहने लगी, दादी मैंने एडमिशन लेना है और अम्मा इजाजत नहीं दे रही। कॉलेज वालों को किसी बड़े के साइन चाहिए, आप कर दें। मैंने अपनी बहू की जिद में और इसे नीचा दिखाने की खातिर अपनी पोती को साइन कर दिए थे। इसके बाद बाकी सब ने भी किसी न किसी बहाने से मुझसे दस्तखत करवा लिए थे और ये सब मुझे अब भी समझ आ रहा था। मुझे ये समझ में आ गया कि मैं किस कदर अजरा को गलत समझ रही थी, हालांकि वो तो मेरी सबसे बड़ी खैर ख्वाह थी। इसके जाने के बाद बाकी सब भी चले गए, क्योंकि सबको यकीन हो गया था कि मैं अपना हिस्सा किसी के नाम नहीं करूंगी। इस बुढ़ापे में मेरी कोई चाल और सहानत इस काम ना आ
सकी। मैं अपने बच्चे को जोड़ कर रख सकती, मैंने अपना आशियाना अपने हाथों से उजाड़ दिया। आज मैं अकेली नौकरों के रहम व करम पर हूँ। सारी उम्र जला के इससे अपना फायदा और दूसरों का नुकसान करती रही। अब इस मोड़ पर समझ आ रही है कि मैंने सिर्फ खसारे का सौदा किया है। मेरे हाथों में अब कुछ नहीं रहा। सबसे कीमती दौलत तो मेरे बच्चे थे जो मुझसे दूर हो गए। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।